नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइयो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 पर। बेटा, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम आज जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमने यूट्यूब पे आपका पिछला जो सेशन लिया था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। ठीक, चलो तो बेटा हमारा आज का टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। इसे हम आज अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रिया आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो आप लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। कितनी? 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली क्या है बेटा आपकी? संयोजन। क्या? संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा तो बेटा इंग्लिश में भी साथ के साथ लिखते चलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। इसके बाद दूसरी जो होती है वो होता है बेटा वियोजन। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है, तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। तो ये आपका कितना कौन सा प्रकार है? तीसरा प्रकार है। ठीक है, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो इसके आगे चौथा हमारा जो प्रकार होता है वो होता है द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो पांचवी हम बात करेंगे। तो पांचवी आपकी क्या होती है? पांचवी होती है आपकी उपचयन, उपचयन एवं अपचयन, एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, लिख लेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार होते हैं। इन पांचों प्रकार को आप नोट कर लेंगे। ठीक, सभी बच्चे इन 5 प्रकार को आप नोट कर लेंगे। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आप आराम से नोट कर सको। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलो
तो बेटा सबसे पहली है हमारी संयोजन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो पदार्थों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, संयोजन होगा। ठीक है। अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास ए है प्लस के बी है। ये ए बी क्या है? ये ए बी आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट हैं। ठीक है, रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक है। आपका क्या बन रहा है? एकल उत्पाद, मतलब सी बन रहा है। क्या बन रहा है? एकल उत्पाद आपका सी जो है वो बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। किसकी? कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मतलब जो कोयला जो होता है ना, हलवाई की जो दुकान होती है उस पर वो जब कोई भी मतलब मिठाई विठाई जब बनाते हैं तो अब वो कोयला लेके आते हैं, जिससे क्या चीज़ें मतलब आपके लिए मिठाई वगैरह प्रिपेयर की जाए। ठीक है। हाँ, तो बेटा ये वही है। सी मतलब कार्बन, मतलब ये आपका कोयला है। और ये कोयला किसकी उपस्थिति में जलता है? देखो किसी भी पदार्थ में यदि आप आग लगा पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भाई सब किसका सहयोग होता है? उसमें आपका ऑक्सीजन का सहयोग होता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो आग नहीं लग पाएगी, आग नहीं लग पाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यही तो हो रहा है आपका कि भाई ये जो कार्बन है, जो कोयला है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है? दहन कर रहा है, कंबसन कर रहा है, दहन कर रहा है। और क्या बना रहा है? CO2 गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? CO2 गैस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। प्लस क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी, मतलब ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, बात क्लियर यहां तक सबके? कि हाँ सर यहां तक बात क्लियर। दूसरे में एग्जांपल की बात करूं तो बेटा हमें दे रखा है H2, मतलब हाइड्रोजन। क्या? H2 हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस के नेचर के बारे में हम बात करें तो हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। जबकि हम बात करते हैं ऑक्सीजन मतलब O2 गैस की, तो ये क्या होती है? ये जलाने में सहायक होती है। जैसे कि ये जो आपको कोयला जो है उसे जलाने में सहायक है, वैसे ही ये क्या है? यहाँ पर भी क्या है? जलाने में सहायक है। कौन? ऑक्सीजन गैस जो है। जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें एकल उत्पाद, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका H2O वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? H2O वाटर जो है वो कहते हैं, जल कहते हैं। और इसके नेचर की बात करें तो ये आग वगैरह बुझाने का काम करता है। तो देखो इनके गुण क्या थे और इस प्रोडक्ट के गुण क्या हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। एक ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या है? एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? एकल उत्पाद आपको मिल रहा है। ठीक, इसके आगे दे रखा है उदाहरण हमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दे रखा है? कैल्शियम ऑक्साइड हमें दे रखा है। इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? H2O, जल के साथ कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ कराते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बेटा बिना भुना हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना हम इसे कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब जल के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? बिना भुने हुए चूने को क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है। बिना भुना चूना और ये आपका भुना हुआ चूना। ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? आपके संयोजन के एग्जाम्पल थे। इसके आगे हम बात करते हैं तो वो है बेटा आपका, इसके बाद है बेटा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब ये है कि जहां पर एक्सो मतलब निकल जाए, जैसे हम कहते हैं ना एक्स, है ना। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का देखो, जो भी आपके फौजी होते हैं जो रिटायर होकर के आते हैं उनके सामने एक्स लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? वो अपना जो सेवा से क्या होते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है एक्स का मतलब हो गया निकलना। क्या हो गया? निकलना। और क्या थर्मिक माने क्या हो गया? ऊष्मा। मतलब ऊष्मा जहां से निकले। क्या हो? ऊष्मा जहां से निकले हम उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो देखो परिभाषा क्या कह रही है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, मतलब उत्पाद भी हो, प्रोडक्ट भी बने, लेकिन उसके साथ साथ क्या मिले? ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, मतलब ऊष्मा भी निकल जाए। क्या हो जाए? ऊष्मा भी निकल जाए। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका CH4। CH4 मतलब आपकी प्राकृतिक गैस मैथेन गैस। क्या है? मैथेन गैस। यहां पर लिख देते हैं मैथेन गैस है ये कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। ये कहाँ आपको मिलेगी? अधिकतर जो पैडी होते हैं ना, जो धान होते हैं, जब धान की जब फसल होती है तो ये यहाँ वहां पर बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, निकलती है। कौन? मीथेन गैस। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और क्या? H2O वाटर बनाती है। और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करती है? ऊष्मा बाहर निकालती है। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करती है? ऊष्मा बाहर निकालती है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे पास श्वसन। एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। मतलब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम जो सांस जो लेते हैं, वो भी जो प्रक्रिया जो होती है, जो अभिक्रिया जो होती है, वो भी किसके अंदर आती है? ऊष्मा क्षेपी के अंदर आती है। किसके अंदर? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंदर आती है। देखो हमें दे रखा है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका? ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला जो है, ये ग्लूकोज जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है या हीट बाहर निकलती है। यहां तक बात क्लियर? जी सर, बिल्कुल चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चला जाए। और देखो आगे एक नोट पॉइंट दे रखा है, वो क्या कह रहा है उसे हम समझते हैं। वो कह रहा है सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती हैं। कैसी होती हैं? ऊष्मा क्षेपी होती हैं। मतलब जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रिया होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? वो सभी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती हैं। जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये आप नोट पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है बेटा वियोजन, डिकम्पोजिशन। बे माने तोड़ना। ठीक है जी। बे माने क्या होता है? तोड़ना। जब हम किसी एक चीज को
तोड़ देते हैं दो अलग अलग चीजों में, उसको क्या बोलेंगे हम? वियोजन बोलेंगे। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक जो है टूट करके दो या उससे अधिक उत्पाद जो बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर? हमारे पास देखो ए है, ये क्या है? ए आपका एकल अभिकारक है। क्या है? एकल अभिकारक है। ये टूटता किसमें है? B+C में। किसमें? B+C में टूट जाता है। और देखो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं, मतलब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है बेटा ऊष्मीय वियोजन, मतलब हम ऊष्मा दे करके क्या कर दें? वियोजन कर दें, तोड़ दें। क्या कर दें? ऊष्मा देकर, मतलब ये तोड़ने वाला है, मतलब ये घर बिगाड़ने वाला व्यक्ति है। और घर बिगाड़ा कई प्रकार से जा सकता है, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है? ऊष्मा दे करके, मतलब किसी को भड़का करके। क्या कर देना? किसी को भड़का दो कि तेरे मतलब उसके खिलाफ कि भाई तेरे बारे में वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। मतलब वो क्या है? आदमी क्रोध में आ जाता है ना, ऊष्मा ज्यादा आ जाती है, क्रोध में आ जाता है। जब क्रोध में आ जाएगा तो क्या होगा भाई साहब? वो लड़ेगा, तोड़ेगा चीजों को, है ना। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ही क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट है बेटा, एकल अभिकारक है। इसे हम जब तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटता है? Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड में टूटता है। और किसमें टूटता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है। और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो देखो ऊष्मा दी हमने, क्या किया? ऊष्मा दी हमने, और ऊष्मा देने के बाद ये एक से अधिक उत्पादों में टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? बिल्कुल। आपका जो फेरस सल्फेट होता है वो हरे कलर का होता है। आपका जो फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो भूरे लाल कलर का होता है। कैसा होता है? भूरे लाल कलर का होता है। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे भी हम ऊष्मा देते हैं और ये जब टूटता है किसमें? ये टूटता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आपका बिना भुना हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। कब? जब हम इन्हें ऊष्मा प्रदान करते हैं। कब? जब हम इन्हें ऊष्मा जो है वो प्रदान करते हैं, तब ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चीजें समझ में आ रही होंगी सभी के। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर? वियोजन हो रहा है। किसका? किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब एकल उत्पाद टूट जाते हैं दो या दो से अधिक उत्पादों में। एकल अभिकारक टूट जाते हैं किसमें? एक या एक से मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद में, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी। इसके आगे हम बात करते हैं वैद्युत वियोजन, मतलब विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन। मतलब भाई साहब विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला जो वियोजन होता है उसे हम वैद्युत वियोजन कह देते हैं या विद्युत वियोजन कह देते हैं। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल है H2O वाटर जो है, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो भाई साहब हमारा देखो इस प्रकार का एक ये मग सा होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड ये ऐसे लगा देते हैं मैग्नेट मतलब ग्रेफाइट के। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं एक पर हाइड्रोजन गैस आती है, एक पर क्या कहते हैं आपकी ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होने लग जाती है। यहाँ पर बोल्ट मतलब एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब जब हम हाइड्रोजन गैस में विद्युत मतलब H2O मतलब वाटर में, पानी में जो है हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो क्या होता है? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें, और क्या मिलता है? और ऑक्सीजन गैस जो है वो मिलती है। इसको क्या बोलते हैं हम? वैद्युत वियोजन, मतलब विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रकाशीय वियोजन। क्या? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन। प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा किया गया जो वियोजन होता है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होने वाला जो वियोजन होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। उदाहरण में बात करेंगे तो हमारे सामने है AgCl। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर
क्लोराइड है हमारे सामने, सिल्वर क्लोराइड की हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो किस में टूटता है? आपका Ag मतलब सिल्वर में टूट जाता है। और किस में टूटता है? Cl2 क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। यदि ये सूर्य की उपस्थिति में ये भी अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलेगा? Ag मतलब सिल्वर मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? Br2 मतलब ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। किसमें? गैसीय अवस्था में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्या हुआ? देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को पहले जो बेटा ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी चलती थी वहां पर हम इसका उपयोग करते थे और अभी भी करते हैं। जहां पर हम ब्लैक एंड व्हाइट या किसी की फिल्म वगैरह बनानी हो, किसी का चित्र वगैरह जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत, श्याम माने होता है काला और श्वेत माने होता है सफेद, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं आप, फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे हम कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार लिखते हैं सही तरीके से, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ एंडोथर्मिक की रिएक्शन की हम बात करेंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एंडो माने होता है अवशोषण। क्या? अवशोषण। ठीक है जी, अवशोषण। ठीक है जी, अवशोषित या हम कह सकते हैं क्या है? अवशोषित करना। क्या? अवशोषित, ऐसे भी लिख लेंगे, शोषित। ठीक है, अवशोषित, एब्जॉर्ब। क्या? एब्जॉर्ब। ठीक है जी, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये क्या करती है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। कब? जब ये रिएक्शंस होती हैं। तो देखो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो देखो अभी जितने भी हमने वियोजन कराए थे उन्हें तोड़ने में हमें क्या करनी पड़ रही थी? ऊष्मा देनी पड़ रही थी। क्या कर रहे थे हम? ऊष्मा दे रहे थे। और जब हम ऊष्मा देंगे तभी तो उनका वियोजन होगा। और वो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। तो यहाँ पर ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है, सभी वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली। देखो अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ी आपने? दो। कैसी? एक तो संयोजन और एक वियोजन। देखो संयोजन में क्या हो रहा था? संयोजन में वो हीट एनर्जी निकाल रही थी, मतलब रिएक्शन हो रही थी और वो खुद क्या कर रही थी? ऊष्मा बाहर निकाल रही थी। तो इस वजह से हम क्या बोल रहे थे उन्हें? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उन्हें बोल रहे थे। लेकिन ये कैसी अभिक्रिया है आपकी? वियोजन। ये ऊष्मा ले रही हैं, पहले हम इन्हें क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। ठीक है, ऊष्मा क्या करते हैं? देते हैं। जब ऊष्मा देंगे तब ये क्या है? ये टूटेंगी, है ना? क्या? दो से अधिक उत्पादों में ये क्या करेंगी? टूटेंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। और ये सभी जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। क्या करती हैं? ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे आपके जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, ब्लैक डार्क, तो सॉरी आपका जो ब्लैक कलर जो होता है, जो आपका रेड कलर जो होता है डार्क, ठीक है, तो वो क्या है? जो आपकी जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको बहुत ज्यादा क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें गर्मी ज्यादा लगती है किनमें? डार्क कपड़ों में। ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अवशोषित करते हैं वो ऊर्जा को। ठीक है, तो इस वजह से हमें गर्मी लगती है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहां तक? आगे चला जाए। चलो इसके बाद है तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अभिक्रियाओं में
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब एक क्लास में नालायक बच्चा है और एक बहुत अच्छा बच्चा है। भाई साहब वो आगे बैठ के आए, अच्छा बच्चा, अब भाई क्या कर रहा है, भाई तू यहाँ से हट और भाई मैं बैठूंगा, है ना। जो ताकतवर होता है वो यही तो करता है कि भाई तू यहाँ नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा आज यहाँ पर, है ना। तो जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो उसे हटा देते हैं, किसे? कम क्रियाशील तत्व को। किसको? कम क्रियाशील तत्व को। तो यहाँ पर यही होने वाला है। देखो ए बैठा हुआ था किसी सीट पे और एक बी सी जो है वो दोनों साथ बैठे थे, लेकिन वो कह रहा है भाई अब तू यहाँ पर नहीं बैठेगा, हम यहाँ पर बैठेंगे। तो देखो ए जो है बी के साथ बैठ जाता है और सी जो है ए वाली की सीट पे बैठ जाता है, मतलब कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं इन चीजों को। देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है Fe आयरन। क्या है? आयरन है हमारे पास, और आयरन की रिएक्शन किससे कराते हैं? कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4 के साथ कराते हैं। किसके साथ? CuSO4 के साथ कराते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ हम कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है? FeSO4। क्या मिलता है? FeSO4 मिलता है। आयरन सल्फेट हमें मिल जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो देखो भाई साहब कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? कॉपर है। तो कम क्रियाशील जो कॉपर जो तत्व है उसे क्या कर देते हैं? उसे रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह Fe आ जाता है और कॉपर जो है देखो अलग बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा? तो देखो उसकी सर हमें कैसे पता चलेगी, उसकी क्या ट्रिक है कम क्रियाशील तत्वों की? तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे भी आप जो हमारे पाठशाला 247 एप्लीकेशन मतलब यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप डालेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, वीडियोस में वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आपको ट्रिक के साथ चीजें सिखाई गई हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। ठीक है, ये ट्रिक है बेटा। नीचे आओगे तो क्या होगा? अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है, अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता जाएगा। इसके बाद और भी तत्व हैं यहाँ पर। आप हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन के बाद याद कर लेंगे Cu, मतलब किसी की जो घरवाली है उस क्या कहती है? Cu, टाटा बाय बाय। जब उसका हस्बैंड जो है, उसका जो पति जो है वो जॉब के लिए जाता है, तब जो है वो क्या कहता है? वो कहती है Cu। ठीक है, और उसके बाद वो कहती है एजी सुनते हो, एजी सुनते हो, मेरे लिए एक सोने की चैन ले आना। क्या ले आना? मेरे लिए एक सोने की चैन ले आना। वो कहता है ठीक है, पता चले, ले आएंगे। ठीक है, हाँ। तो बेटा Cu ये आप याद कर लेंगे। Cu मतलब कॉपर होता है। Ag क्या है बेटा? सिल्वर। क्या होता है आपका? सिल्वर, चांदी का सिंबल होता है। Au किसका होता है बेटा? गोल्ड का होता है। ठीक है, सोने का। ठीक है, सोने की चैन ले आना। ठीक है, और Pt मतलब प्लेटिनियम का। क्या? प्लेटिनियम का जो सिंबल होता है। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक? तो ये जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। ठीक, इससे पहले एक और आ जाता है बेटा आपका पीबी लेड भी आ जाता है। तो वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आप सर्च करेंगे तो वहां पर और भी डिटेल में बता रखा है, और भी तत्व यहाँ पर है जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। इसमें भी सेम यही क्रम है कि नीचे जाने पर क्या होता है? अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर क्रम घटता जाएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा? आपका पीटी। उससे क्या है? ये ऊपर जाओगे तो क्या होता जाएगा? क्रम जो है हल्का सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर का ऊपर जाने पर क्या होता जाएगा? क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक, बात क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका जो कॉपर जो है उसको हटा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा, और कॉपर अलग हो रहा है। और देख लो यहाँ पर क्या है? कॉपर देखो Fe जो है यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। इसका मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाँ। अगले वाले की बात करेंगे। जिंक की रिएक्शन हम कॉपर सल्फाइड मतलब सल्फेट के साथ कराएंगे। जिंक की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे। तो हमें क्या मिलेगा?
जिंक सल्फेट। क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट हमें मिल जाएगा। मतलब जिंक जो है वो हटा देगा किसे? कॉपर को हटा देगा, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब आपका जो कॉपर जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे? जिंक से। किससे? जिंक से कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, जिंक कॉपर से कम अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील? कौन है अधिक क्रियाशील? जिंक है। ठीक है, अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम बात करें, इसके आगे वाला है आपका द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई साहब? द्विविस्थापन, आपस में क्या कर लेते हैं? सीटों की अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आपस में जैसे ये ऐसे बैठे हुए थे, अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन से होता है। कि सर कैसे करते हैं? बेटा अभी समझेंगे एग्जांपल के साथ। तो देखो ये ए बी है ना, और ये सी डी है। क्या करेंगे? जो ए है वो इसके किसी तत्व के साथ रिएक्शन कर जाएगा, बी जो है किसी और के साथ। तो देखो ए ने किसके साथ? सी के साथ कर लिया, बी ने डी के साथ रिएक्शन कर ली। तो इस प्रकार से क्या होता है? द्विविस्थापन होता है। क्या होता है? द्विविस्थापन। वहां पर सिर्फ एक ही जगह विस्थापन हो रहा था, एक ही जो अपनी जगह को बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर दो जो आपस में बदल रहे हैं जगह को। ठीक है, हाँ। तो एग्जाम्पल है हमारे पास Na2SO4। क्या? Na2SO4 मतलब आपका सोडियम सल्फेट प्लस क्या है? बेरियम क्लोराइड। क्या? बेरियम क्लोराइड। हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ पर बेरियम सल्फेट मतलब एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा? व्हाइट अवक्षेप आपको मिलेगा। अवक्षेप किसे? प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो क्या है? जल में अविलेय होता है। कैसा होता है? अविलेय हो, मतलब इनसॉल्युबल हो। कैसा हो? इनसॉल्युबल हो। उसे क्या? तो उसे क्या बोलते हैं हम? अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट मिलेगा और NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि सर इसमें आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो देखो क्या था आपका? Na2SO4 प्लस के BaCl2, और हमें क्या मिलता है? BaSO4 प्लस के NaCl। यही तो मिलता है भाई, यही तो हो रहा था। तो देखो किस प्रकार से हम चीजों को समझते हैं। देखो आयन में टूटेंगे ये कैसे? Na पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, और Ba पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, Cl पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आपस में आयन एक्सचेंज होंगे। ये जो प्लस है ये दूसरे वाले नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका NaCl बन जाएगा। और ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आपका BaSO4। देखो ये बना BaSO4 और ये बना आपका NaCl। तो इस प्रकार से क्या हुआ? आयनों का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब सर ये Na पर प्लस कैसे आता है, SO4 पर नेगेटिव क्यों आता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, Na का क्रमांक होता है 11, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसकी जो बैलेंसी होती है +1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, दे देता है। इसकी वजह से इस पे आ जाता है Na+, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इस पे। बात करेंगे सल्फेट आपके SO4 सल्फेट पर आयन की, तो देखो ये सल्फर है, सल्फर का नंबर कितना होता है? 16, 2,8,6। इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी नंबर कितना होता है? 8 होता है, 2,6। इसके पास भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो इस पर एक नेगेटिव, इस पर एक नेगेटिव, तो टोटल क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव आ जाते हैं। कितने? 2 नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं SO4 पर
टू नेगेटिव आता है, ठीक है, SO4 पर टू नेगेटिव आता है। इसी वजह से आपका क्या बनता है Na और यहाँ पर SO4 है। तो देखो इसकी प्लस के 1 वैलेंसी, इसकी माइनस के 2, ये इसके साथ ये इसके साथ क्या बन जाता है Na2SO4 ये बनता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाता है। बात करेंगे बेरियम क्लोराइड की, Ba और ये Cl। तो भाई साहब बेरिलियम पर जो चार्ज होता है ऐसे जिन पर आता है ऐसे इस पे आ जाता है प्लस के 2 और इस पे आता है माइनस के 1, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या बन जाता है BaCl2। एक बात और आपको बता दूं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यौगिक तभी बनेगा यदि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। इस वजह से यौगिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। निर्माण कब होगा, एक पॉजिटिव और जब एक नेगेटिव होगा, ठीक है जी, तभी हो पाएगा एक यौगिक, तभी बन पाएगा, ठीक। तो यहां तक बात क्लियर हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई। आपका बेरियम सल्फेट बन गया, आपका NaCl जो लवण है वो बन जाता है, ठीक। इसके बाद और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, ठीक है, ये क्या है आपका Ki। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो क्या मिलेगा PbI2, क्या मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। इसको क्या बोलते हैं लेड नाइट्रेट, इसे बोलते हैं आपका पोटेशियम आयोडाइड और इसे बोलते हैं आपका लेड आयोडाइड और इसे बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। यहां पर क्या होता है आपका जो Pb है इस पर आता है 2 पॉजिटिव, ठीक है, NO3 जो है इस पर आता है नेगेटिव, K पर पॉजिटिव I पर नेगेटिव, ठीक है। तो भैया क्या होने वाला है, यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ आयनों का एक्सचेंज हुआ, यहाँ भी क्या हुआ आयनों का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। बात क्लियर सभी के। अच्छा तो बेटा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन मतलब आपका ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो कमी हो, उसे हम क्या बोलेंगे उपचयन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो मतलब कमी हो, क्या हो ह्रास हो कमी हो, उसे हम क्या बोलेंगे उपचयन बोलेंगे। जैसे देखो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ भी क्या है कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ क्या होगा आपका उपचयन होगा, क्या होगा उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम अपचयन की, किसकी अपचयन की हम बात करने वाले हैं। अपचयन को क्या कहते हैं हम रिडक्शन, क्या कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। वहां यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन में कमी आती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो जहाँ जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहां पर क्या होता है आपका अपचयन होता है, वहां पर क्या होता है आपका अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, ठीक। बातें क्लियर। चलो इसके बाद हमारे सामने आया है रिडॉक्स अभिक्रिया। मैंने आपको बताया रिडॉक्स अभिक्रिया, तो देखो नाम से ही पता लग रहा है रिडॉक्स जो है वो किससे मिलकर के बना है, ये आपका रिडक्शन, किससे रिडक्शन और किससे ऑक्सीडेशन, किससे ऑक्सीडेशन से मिलकर के बना है। देखो लिखेंगे ऑक्सीडेशन, इन दोनों से मिलकर के ये बना है। मतलब जिस अभिक्रिया में आपका उपचयन और अपचयन
उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पे हों उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ हो और एक ही समय पर हो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक दूसरी भी परिभाषा होती है। एक दूसरी परिभाषा क्या कि भाई देखो, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो उस पर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आपका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ये भी उसी की परिभाषा है, रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा है। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये Zn है। ये Zn क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इस पर क्या आ जाएगा, Zn2+। क्या आ जाएगा, Zn2+ आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर। इसके बाद बात करेंगे कि भाई देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कोई लेने वाला भी होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई लेने वाला भी होगा। तो ये क्या करता है, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और इस पे क्या बन जाता है, इस पे बन जाता है Cu। ये क्या बन जाता है, Cu। तो देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालता है, और भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से Cu बन जाएगा। ये कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। और देखो, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इन दोनों इक्वेशनों को हम जब मिला देते हैं तो ये इस प्रकार बनती हैं, Zn+K Cu2+, ये एरो ये बन जाता है आपका Cu सॉरी, ये बनेगा इस प्रकार से आपका Zn और ये Cu2+। ठीक है, यही बनेगा, अरे गलत, Zn2+ और Cu। ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखो यहां पर जो जिंक पर है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहां पर आपका कॉपर पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो इस वजह से इसे क्या बोल देंगे हम, रिडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। और मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार की ही बोला था, और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, पांचों के पांचों प्रकार हमने क्या किए, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। बहुत अच्छे तरीके से पूरे एग्जाम्पलों के साथ मैंने पूरी बात रखी आपके सामने, पूरे अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक है, अब बताओ, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। चलो, तो बेटा आगे हम बात करें अपने थोड़े से बैच के रिगार्डिंग। तो जो भी बच्चे हैं आपके, मतलब जो भी आपके बड़े छोटे बहन भाई हैं, उन्हें आप बता सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 और एप्लीकेशंस पर जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए बेटा हम जो बैच लेके आए हैं उसका नाम है बेटा संकल्प बैच। क्या है, संकल्प बैच है। और उस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसमें बेटा लाइव बैच आपको मिलेगा। ठीक है, जो कुछ चल रहा है, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारे एप्लीकेशंस पे। अच्छा, उसमें रिकॉर्डेड बैच, मतलब आपको एक बीओडी बैच मिलेगा। क्या, बीओडी, जो पिछली साल का है, पिछली साल का आपको बीओडी रिकॉर्ड जो बैच है वो मिलेगा। आपको रिवीजन बैच, मतलब जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको एक रिवीजन बैच मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक रिवीजन बैच जो है वो मिलने वाला है। और क्या मिलेंगे, 3 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं, 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, पीवाईज की क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। किसके साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। और आपको 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी आपको फीलिंग आएगी। आप लगाओगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट होगा, और बोलेंगे कि हाँ हमें चीज़ें आती हैं और हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कर पाएंगे। और 1 शॉट रिवीजन, मतलब मैराथन क्लासेस बाद में लगाई जाएंगी बेटा, ये जनवरी फरवरी में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इस कोर्स को जब आप खरीदोगे तो कोई भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। ये
सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 200 बच्चों के लिए ही ऑफर है। उनको मात्र और मात्र कितने में मिलेगा? 1499 रुपये में मिलेगा। तो बेटा देरी ना करें, जिस बच्चे को खरीदना है वो जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज कर लें। सर परचेज कैसे करें? तो उसका क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर पाठशाला 247 आप सर्च करेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, डाउनलोड करेंगे, उसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो बाइंग नाउ का वहां पर ऑप्शन आएगा, कोर्स आएंगे, जो भी आप क्लास में हो आप वहां पर उसे क्या कर सकते हो, बाइंग नाउ करेंगे। यदि आपको बाइंग मतलब खरीदने में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो बेटा क्लास 10th के लिए उड़ान बैच है। क्या है? उड़ान बैच है। तो आप बता देंगे आपके जितने भी छोटे बड़े बहन भाई हैं। ऐसे ही क्लास 11th के लिए भी क्लास चल रही है, जिसमें अर्जुना बैच जिसका नाम रखा गया है। क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच उसका नाम रखा गया है। जो बच्चे 90+ स्कोर करना चाहते हैं, सेम फीचर्स इसमें भी वही है, किसी भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। यदि उसका जो प्राइस की हम बात करेंगे तो वह मात्र और मात्र आपका 1875 रुपये। कितना है? 1875 रुपये है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है बैच को परचेज कर लें, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी क्लास जो चल रही है वो छूटे ना, आपका सिलेबस जो पीछे ना रहे। ठीक है? यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है? तो बेटा आप लोग यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे तो उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। तो बेटा मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना ध्यान रखें बहुत सारा। ठीक है बेटा।